Welcome to this video students. In this video we are going to solve example number 12 and example number 17. सबसे पहले यहाँ पे हम example number 12 देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सपोज करना है। ठीक है, रेक्टेंगल में दो ही चीज़ें होती है, लेंथ और ब्रेथ। दो चीज़ें होती है रेक्टेंगल के अंदर, लेंथ एंड ब्रेथ। और यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ही आपको एक रिलेशन दे दिया है कि जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है लेंथ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को अगर x से सपोज कर ले तो ब्रेथ उससे 3 मीटर कम है, मतलब वो क्या होना चाहिए x माइनस 3। इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ आप सपोज कर सकोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये हमको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि सपोज यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा। ओके, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से भी आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब सपोज में आपका माइनस वाला आता है ना, तब आपके दो आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, अब दो आंसर्स मिलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको दो केस बनाने होंगे। फिर क्या होगा, दो केस में से एक केस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो हमें एक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब दो केस बनाने बैठेंगे तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ट्राई करेंगे कि एक ही केस बने। अब एक केस किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि माइनस वाली चीज आपको सपोज नहीं करनी है। ठीक है, तो माइनस वाली चीज हम सपोज नहीं करेंगे तो क्या सपोज करेंगे, तो देखो इस तरीके से भी हम सपोज कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपकी ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर जितनी कम है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया था कि ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, की जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर जितनी कम है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मीटर जितनी ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को x सपोज कर लेंगे। ओके, और लेंथ को x प्लस 3 सपोज कर लेंगे, क्योंकि लेंथ क्या है, ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है। ठीक है, ना पता चले तो आप यहाँ पे इस तरीके से साइड में सपोज करके लिख सकते हो। फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो माइनस वाला है वो छोटा है, तो यहाँ पे +3 कर देंगे और यहाँ पे +3 कर देंगे तो प्लस माइनस 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सपोज के अंदर तो माइनस वाला टर्म नहीं है, सिर्फ प्लस वाला टर्म ही है। ठीक है, तो ऐसे प्लस वाले टर्म्स आप सपोज करोगे तब आपका क्या होगा कि दो केस नहीं बनेंगे। ठीक है, एक्स के जो दो आंसर्स मिलेंगे उसमें क्या होगा कि एक आंसर पॉजिटिव होगा और एक आंसर नेगेटिव होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से सपोज करते हो माइनस वाला, तब आपका क्या होता है कि दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं, एक आंसर भी पॉजिटिव दूसरा आंसर भी पॉजिटिव। तो आपको क्या करना पड़ता है, दो केस बनाने पड़ते हैं। और जब आप दो केस बनाते हो तो क्या होता है कि थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, तो आप सपोज करने में थोड़ा सा सोचोगे तो आपको ये दो केस नहीं बनाने पड़ेंगे, आपका एक ही केस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या चीज आपको सपोज करनी है। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम लिख देंगे सपोज लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू x। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पता चला कि ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है, तो हमने लेंथ को x प्लस 3 लिख दिया, फिर ब्रेथ को -3 कर दिया, तो ये 3 निकल जाएगा और ब्रेथ हमारी क्या आएगी, x आएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है कि इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन इट्स एरिया ऑफ द पार्क। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आ चुके हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप के क्वेश्चंस पूछते थे, फिर लेंथ और ब्रेथ हम सपोज कर लेते थे। फिर नेक्स्ट केस में क्या होता था कि आपको एरिया दिया हुआ रहता था, तो हम इस तरीके से एक फॉर्मूला रख देते थे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फिर यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख देते थे और यहाँ पे लेंथ मतलब x प्लस 3 एंड ब्रेथ मतलब x रख देते थे, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया हमें दिया हुआ रहता था वो यहाँ पे रख देते थे, तो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको जो एरिया है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर, मतलब कि उसका एरिया वो 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। फिर आपको आगे पढ़ना है कि 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, लेकिन किससे 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखा है देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि जो ये हमारा अभी पार्क है वो रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, तो एक दूसरा ट्रायंगल शेप में, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप में एक दूसरा पार्क है। ठीक है, उसका जितना भी एरिया है ना, उससे इसका 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एरिया पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप में जो
पार्क है उसका एरिया हमें पता होना चाहिए। तो उसके अंदर अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दिया है उसका एरिया फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इट्स बेस एज अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, उसका जो ये बेस होता है ना, वो रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है उसके ऊपर आता है, ठीक है, मतलब कि ट्राइंगल का बेस और इस पार्क का ब्रेथ दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इस ब्रेथ को अगर मैं बेस ले लूँ तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस पता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगुलर पार्क बन रहा है उसका एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ये वाला, ठीक है। एल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली चीज आपको कितना दिया है, 12, ठीक है, ये दो चीज दी है। तो इन दो चीज के ऊपर से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फॉर ट्राइंगुलर पार्क, अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड, इस ट्राइंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है ट्राइंगल का एरिया के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें बेस और हाइट दो चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेस के लिए आपको क्या बोला है कि जो ये ट्राइंगुलर पार्क है उसका बेस जो है वो इस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ जितना ही है। तो हम क्या लिख देंगे, बेस इज इक्वल टू ब्रेथ लिख देंगे, और ब्रेथ हमने यहाँ पे कितना सपोज किया था, x। तो हमें बेस पता चल गया, बेस कितना हो गया हमारा x। फिर दूसरा हमें क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए। तो हाइट मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड। वो आपको यहाँ पे कितना दिया है, 12, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। तो यहाँ पे हाइट हम कितनी लिख देंगे, 12 मीटर। तो एरिया हमें मिल जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस कितना है, यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ x, और हाइट यहाँ पे कितनी थी, 12। यहाँ 2 इस 12 के साथ कट हो जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें इस ट्राइंगुलर पार्क है उसका एरिया कितना मिला, 6x, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे किस तरीके से हमने इसका एरिया फाइंड किया। फिर से एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमें बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका बेस कहाँ पे, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की, जो रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है उसके ऊपर आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस आता है। तो यहाँ पे बेस आया तो हमारा ट्राइंगल इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि ये बेस है तो ट्राइंगल इस तरीके से ही बनेगा, ये बेस होता तो ट्राइंगल इस तरीके से बनता। तो यहाँ पे बेस आ गया तो हमारा ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। फिर दूसरी चीज आपको यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया था कि एल्टीट्यूड उसका जो है वो 12 मीटर का है, तो ये 12 मीटर का हो गया। फिर बेस ब्रेथ जितना होता है, तो यहाँ मैंने ब्रेथ सपोज की थी x, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा 12, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरीके से एरिया का फॉर्मूला रख देंगे तो हमें जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एरिया मिल जाएगा। अब देखो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मिल गया ना, उसके ऊपर से आपको रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या बोला था कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर मोर, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है किससे, जो ट्राइंगुलर पार्क है उससे, ठीक है। तो ट्राइंगुलर पार्क का एरिया मिला 6x, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क एरिया इज इक्वल टू 6x, जो है वो ट्राइंगल का है उसके अंदर 4 ऐड कर दो, उससे 4 ज्यादा है, तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, जो हम इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस ज्यादा है, कौन सी प्रोसेस, एरिया फाइंड करने वाली, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर आए उसमें क्या था कि आपको लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक रिलेशन दे देते, ठीक है। उसके ऊपर से आप ये दोनों चीजें सपोज कर लेते थे और आपको एरिया डायरेक्टली दे देते थे कि 400 है या फिर 500 है या फिर 600 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एरिया रख देते थे और आपका डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया है, तो उसके ऊपर से आपको एरिया इस तरीके से
फाइंड करना है। ओके, और यहाँ से अब इस इक्वेशन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं 6x+4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इस साइड है और एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो हम सारी चीज़ों को इस साइड ही ट्रांसफर करेंगे। तो ये 6x और 4 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे x² + 3x ऑलरेडी थे, ये -6x और ये -4, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इस साइड 0 या फिर इस साइड लिख दे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन करें तो 3x - 6, 3 में से 6 जाएगा तो नंबर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, 3 है उसमें से 6 माइनस करना है, तो ये बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो नंबर चला जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आंसर आएगा -3x एंड -4 = 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है, एक्स वाले दो टर्म थे तो उसके बीच में प्लस माइनस होकर ये टर्म आया, नंबर वाला एक ही टर्म था तो उसका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करें तो 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 3 आए, तो 4 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस एंड माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। x कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा x - 4, पीछे भी x - 4। अब देखो यहाँ पे x - 4 ऑलरेडी था तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन निकालना होगा, +1। ओके, अब यहाँ पे +1, अब यहाँ देखो प्लस और 1 दोनों कंपलसरी लिखना है, तो यहाँ पे आपके सारे टर्म्स जो है वो अच्छे से सेट होंगे, वरना यहाँ कुछ मिस्टेक है ऐसा आपको दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे x - 4 और x + 1 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0, तो यहाँ से आंसर मिलेगा x = 4 और x = -1। तो यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ आपको बताया था कि आप अगर ये प्लस वाला सपोज करते हो तो क्या होगा कि आपका जो एक आंसर होगा x का वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर पहले से ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दो केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से सपोज किया होता ना, माइनस वाला ये वाला लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ को आपने x ले लेना है और ब्रेथ 3 कम है तो x - 3, ये माइनस वाला सपोज किया होता ना तो आपको यहाँ दोनों आंसर पॉजिटिव मिलते। ठीक है, दोनों आंसर पॉजिटिव मिलते तो आपको दो केस बनाने होते। फिर क्या होता कि एक केस का जो आंसर होता है, ठीक है, दो केस बनते, केस 1 और केस 2, इसमें से जो फर्स्ट केस में आंसर होते हैं ना वो एक्सेप्टेबल आता। ठीक है, लेकिन केस 2 का जो आंसर होता है वो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल नहीं आते, तो फिर लास्ट में केस 2 कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे हमें केस 2 एक्स्ट्रा बनाना पड़ता क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर्स पॉजिटिव आए इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ कि या पॉजिटिव आया वो ये नेगेटिव आया, तो x मतलब क्या है, तो ये x हमने सपोज किया था ब्रेथ, तो ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर x इज ब्रेथ एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस x = कौन सा हमें लेना पड़ेगा, x = 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x मिला है। ठीक है, तो x हमारा आंसर नहीं है, हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लेंथ मतलब x + 4 और ब्रेथ मतलब x, तो यहाँ पे वो दोनों चीजें हम लिख देंगे। हेंस लेंथ = x + 3 और x आपको कितना मिला 4, तो 4 + 3 = 7 मीटर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देखोगे तो मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर वाला यूनिट यूज हुआ है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का हम यूनिट क्या रखेंगे, मीटर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेथ, ब्रेथ हमने क्या सपोज किया था x, और x हमें डायरेक्टली मिला है 4 मीटर, तो इस तरीके से हम उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 खत्म होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड मतलब कि आपको एक खंभा लगाना है। ठीक है, आपको एक खंभा लगाना है एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। अब बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क क्या होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एक पार्क आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब उस पार्क को आपको ऊपर से देखना है। ठीक है, स्काई में से देखना है। ठीक है, बादल में से आप देखोगे ऊपर से तो वो पार्क आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है मतलब कि सर्कुलर शेप में दिख रहा है, ऊपर से आप देख रहे हो तब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक सर्कुलर पार्क बोलेंगे। ठीक है, अब सर्कुलर पार्क के लिए ये वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, जो
बाउंड्री आपको पता ही होगा, इसको बोलेंगे बाउंड्री। आपको क्या बोला है कि ये पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, मतलब कि बाउंड्री के कोई एक पॉइंट के ऊपर आपको एक पोल लगाना है, ठीक है, खंभा लगाना है। वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन आपको क्या दी है, इन अ सच अ वे that the difference of its distances from two diametrical opposite fixed gate। अब देखो यहाँ पे जो सर्कुलर पार्क है ना, उसके लिए आपको डायमीटर दिया है 13 मीटर। उसका मतलब क्या होगा, डायमीटर मतलब होता है सेंटर में से पास होने वाली लाइन। सपोज करो कि ये सेंटर में से पास होने वाली ये लाइन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। और ये आपको कितना दिया है, 13 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा आपको कंडीशन क्या दिया है कि आपको पोल इस तरीके से लगाना है, in such a way that the differences of its distances from two diametrical opposite fixed gate। अब यहाँ पे ये वर्ड आपको समझना होगा, diametrically opposite, ठीक है। diametrically opposite मतलब क्या होता है कि जो डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये सर्कल में सेंटर के एकदम ऑपोजिट साइड है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर के इस साइड है और ये वाला पॉइंट है वो सेंटर के इस साइड है, तो ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट है। और दूसरा कि ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर के ऊपर है, ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स क्या होते हैं। अब आपको क्या बोला है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कैसे है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। यहाँ दोनों पॉइंट्स पे एक दो गेट्स है, ठीक है। यहाँ पे जो गेट है उसका नाम गेट ए रखा है और यहाँ पे जो गेट है उसका नाम गेट बी रखा है, ओके। वन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अब 7 मीटर वो क्या है, वो वापिस इसको पढ़ना होगा तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि 13 मीटर डायमीटर वाला एक सर्कुलर पार्क है, उसकी बाउंड्री पे एक पोल लगाना है। अब पोल इस तरीके से लगाना है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब कि आप पोल इस तरीके से लगाओ कि उसके डिस्टेंस का डिफरेंस। अब डिस्टेंस कहाँ से लेना है, तो फ्रॉम टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट फिक्स्ड गेट, मतलब कि अगर आप पोल यहाँ पे लगाते हो, सपोज करो कि पोल आपने यहाँ पे लगाया, पोल पी फॉर पोल, तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको पोल इस तरीके से लगाना है कि उसका डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंसेस फ्रॉम गेट ए एंड गेट बी, ठीक है। आपको क्या बोला है, फ्रॉम गेट्स ए एंड बी। तो यहाँ से सपोज पोल का डिस्टेंस ए गेट से इतना है और बी गेट से इतना है, तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ना, बी गेट से डिस्टेंस और ए गेट से डिस्टेंस, ठीक है, पोल का डिस्टेंस फ्रॉम ए गेट एंड बी गेट, उन दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 7 मीटर। आपको ऐसा यहाँ पे बोला है, ठीक है। ये वाले आपके सिचुएशन है, ओके। नेक्स्ट आपको पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स पोल इज इरेक्टेड, ठीक है। इस टाइप का पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थियरम यूज करनी होगी आपको, ठीक है। अब देखो, पाइथागोरस थियरम यूज करने के लिए आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली साइड आपको पता है 13 मीटर, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड के लिए आपको सपोज करना होगा, और उसके लिए आपको स्टेटमेंट क्या दिया था कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 मीटर। तो उसके ऊपर से हम इस तरीके से सपोज कर लेंगे, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ों को हम डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर डायमेट्रिकल ऑपोजिट गेट, डायमेट्रिकल ऑपोजिट गेट्स एंड P इज पोल, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया, तो फिर हम इसको डिस्टेंस की तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी आपको कितना दिया है, 13 मीटर, क्योंकि वो डायमीटर है और डायमीटर आपको दिया था यहाँ पे 13 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज ए पी इज इक्वल टू एक्स एंड बी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब इस तरीके से क्यों सपोज करना है, तो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी दो चीजों का सम दिया हुआ होता है तो हम क्या सपोज करते हैं, एक्स एंड सम माइनस एक्स, मतलब कि अगर दो चीजों का सम आपको 7 दिया है तो एक चीज हम एक्स सपोज करेंगे और दूसरी 7 माइनस एक्स सपोज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है डिफरेंस 7 है, ठीक है। तो डिफरेंस जब भी 7 दिया है तब हम एक चीज को x सपोज करेंगे और दूसरे को 7 प्लस एक्स सपोज करेंगे, ठीक है। ये सपोज करने वाली चीज आपको याद रखनी है कि जब भी सम दिया है
तब यहाँ पे माइनस आएगा, और जब भी डिफरेंस दिया है तब यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रख लोगे तो उसके ऊपर से आपको सपोज करना आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम ये चीज़ सपोज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक साइड हमें पता है, दूसरी साइड भी पता है और तीसरी साइड भी पता है। ठीक है, और जो ये एंगल है ये वाला वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये 90 डिग्री है, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, हियर एंगल ए पी बी इज एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, therefore एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो भी एंगल सेमी सर्कल के अंदर आता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल मतलब क्या होगा कि सपोज आपने कोई एक इस तरीके से सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया, फिर सेंटर में से पास होने वाली लाइन इस तरीके से डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस डायमीटर में से आप कितने भी एंगल बनाओ, इस तरीके से सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनाओ, जैसे मैं फर्स्ट एंगल इस तरीके से बनाया, सेकेंड एंगल इस साइड के सेमी सर्कल में भी इस साइड इस तरीके से बनाया, या फिर इस तरीके से बनाऊं, तो इस सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, ये एक रूल है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप कोई भी एक ब्लैंक पेज के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करो, फिर एक डायमीटर ड्रॉ करो, फिर सर्कल के अंदर इस तरीके से जितने भी एंगल्स आप बनाओगे तो वो सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही बनेंगे। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो ये चीज़ अपने नोटबुक में। तो यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये वाला क्या था, डायमीटर, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे या फिर इस साइड होता तो भी वो 90 डिग्री का बनता, ऐसे होता तो भी वो 90 डिग्री का बनता, मतलब सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी एंगल बना लो वो सारे 90 डिग्री के ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या स्टेटमेंट लिख दिया कि यहाँ पे जो एपीबी एंगल है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए, तो ये साइड पहले से 13 दिया था, फिर वो डिफरेंस 7 था, उसके ऊपर से हमने ये दोनों साइड भी सपोज कर ली, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिया है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक स्टेटमेंट लिख देंगे, वहां से हम प्रूव कर देंगे कि जो एंगल पी है वो 90 डिग्री है। वो किस तरीके का स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ऐसा लिख देंगे कि यहाँ पे जो एंगल पी है वो सेमी सर्कल के अंदर का एंगल है, और सेमी सर्कल के अंदर का एंगल है तो वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो जैसे ही वो एंगल 90 प्रूव हो जाता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको हमें एक साइड रखना है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर रहेगा एक साइड, और अदर टू साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड रहेगी दूसरे साइड। तो ये वाली साइड हमने सपोज की x, और ये वाली साइड हमने सपोज की x+7, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर रखना है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड 13 एक साइड, और ये वाली दोनों साइड दूसरी साइड, तो x और x+7 फिर तीनों चीज़ों का स्क्वायर कर देना है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। 13 स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और मिडल टर्म क्या आएगा, 2 7 14, 14 इंटू एक्स, तो यहाँ पे मिडल टर्म आ जाएगा 14x। अब नेक्स्ट इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 169 को 169 रहने देंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होगा, इस नंबर को इससे ट्रांसफर कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, अब 49 में से 169 जाएगा तो वो बन जाएगा -120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो इन तीनों टर्म्स को आप देखोगे ना, 1 2 और 3, तो तीनों टर्म्स के अंदर जो 2 है वो कॉमन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ये 7 2 जा, ये 62 जा, तो हर जगह 2 कॉमन है, तो उसको हम कॉमन निकाल देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 60 के ऐसे फैक्टर्स निकालने, माइनस करके 7 आए, तो 12 5 जा, ठीक है, 12 5 जा 60 होता है, और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7। तो फैक्टर्स लिख देंगे 12 एंड 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, प्लस का प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से साइन रख देंगे। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन आएगा x, तो x प्लस 12, यहाँ से अब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सोल्व करना आता है। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो x प्लस 12 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x मिल जाएगा -12 और x मिल जाएगा 5। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि x जो है वो क्या है, तो यहाँ पे हम सपोज किया है वहाँ पे ही देख लेंगे कि हियर x इज AP और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर AP कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये -12 वाला आंसर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिख देना है हियर AP कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस x इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ तक आपको x मिल गया हेंस x इज इक्वल टू 5, वो चीज आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो यहाँ पे आपको पूछा है इफ यस, मतलब कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पॉसिबल वाला क्वेश्चन पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करोगे, डी आपका पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0, तो आप लिखोगे कि यस 2 डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल हेंस द कंडीशन इज पॉसिबल। इस तरीके का आंसर भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप आंसर फाइंड कर दोगे और अगर आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर पा रहे हो और आंसर मिल रहा है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो इफ यस, अगर कंडीशन पॉसिबल है तो यहाँ पे आंसर मिला तो लिख देंगे यहाँ पे कि यस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 2 गेट्स पोल इज इरेक्टेड, मतलब कि जो व्हाट डिस्टेंस मतलब कि कितने डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम 2 गेट पोल इज इरेक्टेड, मतलब कि पोल को दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे इरेक्ट करेंगे। तो देखो ये वाला पोल है P, ठीक है, B से कितना डिस्टेंस होगा तो BP जितना, मतलब कि हमें BP फाइंड करना है। A से कितना डिस्टेंस होगा AP जितना, मतलब हमें AP फाइंड करना है। तो लास्ट में हमें AP और BP फाइंड कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे AP आपको आपने सपोज किया है x, तो वो मिल जाएगा आपको 5, और BP आपने सपोज किया है x + 7, तो 5 + 7 तो आपको मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे मीटर यूनिट लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर और 12 मीटर। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल नंबर 12 और 17 भी खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।